हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। दैट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, और हम ये बोल सकते हैं डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। अगर हम किसी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम प्लेस में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकें। तो यहां पर भी हमारा नेचर यही होगा कि हम इस डिवाइस में जिसका यूज हम चार्ज को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके ये कंडीशन लाने के लिए पहले हमें देखना होगा कि ये स्टोर जो हो रहा है चार्ज, इसको स्टोर करने से क्या क्या चेंजिंग आते हैं और ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कैपेसिटर। तो इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर। तो अगर हम किसी डिवाइस में चार्ज को डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डिवाइस है, अगर हम यहाँ पर चार्ज को डालते हैं तो क्या होता है, चार्ज को डालने से क्या क्या चेंजिंग आता है। तो हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, जैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। जितना ज्यादा हम चार्ज को रखेंगे उसमें उसके चारों तरफ की जो इंटेंसिटी है फील्ड की वो स्ट्रांग होती चली जाएगी और उसका पोटेंशियल भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर किसी कैपेसिटर में अगर हम चार्ज को भरते हैं तो उसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता चला जाएगा तो हमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है EQ, दैट इज अगर हमारा E इंक्रीज करता चला जाएगा तो डेफिनेटली हम ये जो फोर्स है, फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो उससे क्या होता है जरा देखिए एक एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बर्तन है जिसमें हम 10 लीटर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं 10 लीटर पानी को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि हम इसमें कितने पानी को डाल सकते हैं, तो डालने के लिए तो हम कितना भी डाल सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब तक हम 10 लीटर पानी डालते हैं तब तक तो ठीक है, हम क्या देखते हैं तब तक इसकी जो हाइट है, जो इसकी लेवल है वाटर की, वो ऊपर होते चली जाती है। लेकिन जैसे ही 10 लीटर से ज्यादा पानी डालते हैं तो ये यहाँ से लीक होना स्टार्ट करता है और यहाँ पे फर्श पर ये फैल जाता है। 10 लीटर से ज्यादा डालने पर हमने यहाँ पर 11 लीटर पानी डाला, लेकिन शेष इसमें बचा कितना, 10 लीटर। जो 1 लीटर इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है उससे क्या हो रहा है, वो दूसरे तरफ चला जा रहा है, वो फर्श पर फैल जा रहा है। ये इसकी मजबूरी है कि 10 लीटर से ज्यादा अगर हम पानी डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या सेम समस्या इसके साथ भी होती है? और अगर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं तो कितने चार्ज को स्टोर कर सकते हैं? और इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज को डालने से इसकी इंटेंसिटी स्ट्रांग होती चली जाती है, इसका पोटेंशियल स्ट्रांग होता चला जाता है, और इंटेंसिटी के स्ट्रांग होने से ये फील्ड जो फोर्स लगाता है वो फोर्स भी बढ़ता चला जाता है। तो देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कि हमने इस कैपेसिटर में चार्ज को भरा, ये इसके सरफेस पे पूरे इस तरह फैल गया। अगर हमने और चार्ज डाला तो ये एक दूसरे का और करीब होता चला गया। हम अगर और चार्ज डालेंगे तो देखिए ये चार्ज हम रख सकते हैं। ये बगल में एयर के मॉलिक्यूल है, ये बगल में, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में प्लस है और इसके साइड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग जानते हैं इसके एटम के बारे में, ये नेगेटिव चार्ज। होता क्या है कि ये प्लस और ये माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो इस प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, और इसमें लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका जो हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसमें ये जो हमारा R है, यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, वो बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण इसमें जो लगने वाला फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फोर्स और ये R एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्लस माइनस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। जब हम इसमें चार्ज भरते चले जाते हैं, ये हमारा सेंटर है, जब इसमें हम चार्ज भरते चले जाते हैं तो चार्ज के इंक्रीज होने से ऑटोमेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज होने लगती है, इस फील्ड की इंटेंसिटी डेवलप होने लगती है और बढ़ने लगती है, जिसके कारण फोर्स बढ़ता चला जाता है।
हम ये क्या देखते हैं कि जब हमने इसमें 1000 चार्ज भरा तो इसके फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, तो इसका फील्ड स्ट्रांग हुआ लेकिन इतना नहीं कि वो इस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि इस माइनस पर ये दो तरफ फोर्स लगता है, एक तो ये प्लस खींचता है, दूसरा ये फील्ड अपनी ओर खींचता है। तो फाइनली वो माइनस किधर जाएगा? टेंशन है कि फाइनली वो माइनस उधर जाएगा जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अगर मान लीजिए हमने इसमें 1000 चार्ज डाला, 1000 चार्ज डालने के बावजूद ये फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका जो इस माइनस को स्ट्रॉन्ग कर ले, माइनस को अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि चार्ज के भरने से फील्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता चला गया। लेकिन जैसे ही हमने इसमें एक और प्लस चार्ज डाला, इसमें एक चार्ज डाला, तो ये होना चाहिए था यहां से 1001, लेकिन इसके चलते ये फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स से ज्यादा फोर्स ये लगाया और माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी ओर खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस, ये हो गया -1 और हमारे पास टोटल चार्ज कितना बचा? 1000। हमने पहले भरा 1000, फिर किया +1, होना चाहिए 1001, लेकिन फाइनली हमें क्या मिलता है? 1000। हमें लगा कि हो सकता है कुछ गलती हुई होगी, हमने क्या किया, एक और इसमें प्लस चार्ज डाला, फिर ये फील्ड स्ट्रांग हुआ और इसने बगल के एटम से एक और इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये हमने +1 डाला, ये होना चाहिए था 1001, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को खींच करके उसको न्यूट्रल किया और ये हो गया फिर से 1000। और बाहर का ये देखिए कंडीशन, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, पहले यहां पर टोटल चार्ज 0 था, लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर चार्ज हो गया +1 पॉजिटिव चार्ज। यहां से माइनस खींचा तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर पहले चार्ज बिल्कुल नहीं था, 0 था, अब यहां पर +1 चार्ज होता चला जा रहा है। और हम जो यहां पर चार्ज डाल रहे हैं, हम जितना भी चार्ज डालें, हम देखते हैं कि 1000 को ही स्टोर कर पा रहा है। ठीक यही कंडीशन के जैसा, जैसे 10 लीटर पानी डालने के बाद हम जब उसमें 1 लीटर पानी और डालते हैं तो ये पानी यहां से लीक होकर फर्श को गीला कर देता है। ठीक उसी तरह से जब हम एक चार्ज यहाँ पे डालते हैं तो ये प्लस होने की जगह बाहर में हम पॉजिटिव चार्ज मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका यहाँ पर कंडीशन है कि अगर हम 1000 से ज्यादा इसमें चार्ज को स्टोर करेंगे तो हम इसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे चार्ज। यहाँ से जैसे पानी लीक होना स्टार्ट हो गया था, उसी तरह चार्ज भी लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा हम चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर को हमने जिस मीडियम में रखा है, उस मीडियम के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कितने चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसमें और ज्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं इसी डिवाइस में, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें इसके मीडियम को ही चेंज कर देना होगा। हमें इस कैपेसिटर को ऐसे मीडियम में रखना होगा जिसके बगल में जो एटम होंगे उनके दोनों प्लस और माइनस बीच में लगने वाला फोर्स इनके द्वारा लगाए गए फोर्स से कई गुना ज्यादा हो। उस केस में अगर ये हमारा मीडियम बदल गया तो हम इसी कैपेसिटर में और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो हमने एक नेचर देखा कि जैसे हम कैपेसिटर में अगर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो हमें उसे उस मीडियम में रखना पड़ेगा जिस मीडियम में प्लस और माइनस के बीच में लगने वाला चार्ज फोर्स इसके द्वारा लगाए गए फोर्स से या इस मीडियम के फोर्स से बहुत ज्यादा हो। जैसे ही हम उसके मीडियम को बदलेंगे उसमें ऑटोमेटिक और चार्ज रखने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा एक नेचर हमें देखने को मिला कि द कैपेसिटर को अगर आपको कैपेसिटर के कैपेसिटी को यानी चार्ज को रखने की कैपेसिटी को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा, या मीडियम के बदलने से हमारा इस चार्ज का कैपेसिटी भी चेंज होता चला जाएगा। ये एक कंडीशन होती है। हम लोग सबसे पहले इसके सारे नेचर को देखेंगे कि किस किस नेचर पर इसका कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो हमने पहला नेचर देखा कि डिपेंड अपॉन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड। उसके बाद देखिए हमने ये देखा है कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करते हैं, चार्ज को भरते हैं, तो ये इसके चारों तरफ का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी के क्यू डिवाइडेड बाय आर, जहां पर आप के को क्या बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स कांस्टेंट। जब हम चार्ज को किसी कंडक्टर में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल भी हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया कि पोटेंशियल क्या होता है, उसके सारे डिटेल आपको बताएं। और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज।
तो ये इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता चला जाता है, और पोटेंशियल के इंक्रीज होने से देखिए ये हम देखते हैं कि ये मजबूरी है कि जैसे ही हम चार्ज को रखेंगे तो उसमें उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर इस चार्ज में और इस पोटेंशियल में अगर हम रिलेशन ढूंढेंगे, हम क्या देखेंगे, Q और V एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज जैसे हम किसी कैपेसिटर में रखेंगे उसके चारों तरफ की जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये तो मजबूरी हम समझते हैं कि चार्ज को डालने पर उसका पोटेंशियल इंक्रीज निश्चित करेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज रखें और कम से कम पोटेंशियल इंक्रीज हो, क्योंकि पोटेंशियल की इंक्रीज होने के कारण हम इसमें और ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, या चार्ज उससे लीक होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि चार्ज का नेचर है चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये जरा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये हमारे पास दो बर्तन हैं, एक ये और एक ये, ऐसा यहां पर ये इस तरह से आप बना सकते हैं, ये ग्लास है और ये भी डिवाइस है। हम क्या देखते हैं कि जब हम इसमें 10 लीटर पानी डालते हैं, 10 लीटर पानी डालते हैं तो ये 1 मीटर इसकी हाइट बढ़ जाती है, 1 मीटर 10 लीटर 10 लीटर जब उसमें पानी डाले तो इसमें हाइट बढ़ गया। ये निश्चित है कि जब हम उसमें पानी भरेंगे तो उसकी जो हाइट है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो लेयर है वो ऊपर उठेगी ही उठेगी, ये निश्चित है। ठीक उसी तरह से जैसे चार्ज को भरने से पोटेंशियल इंक्रीज करता है, उसी तरह से यहाँ पर जैसे लिक्विड डालेंगे उसकी लेयर ऊपर उठेगी। हमने क्या देखा कि पहले बर्तन में जब 10 लीटर पानी डाला तो इसकी जो हाइट है 1 मीटर ऊपर उठ गई। हम ये दूसरे बर्तन में 10 लीटर पानी डालते हैं, हम 20 लीटर पानी डालते हैं, तब हम क्या देखते हैं, इसकी हाइट 1 मीटर होती है, इसकी हाइट 1 मीटर। 10 लीटर पानी डाला तो 1 मीटर, इसमें 20 लीटर पानी डाला, 20 लीटर पानी डाला तब जाकर के इसकी हाइट 1 मीटर। हमने ये देखा कि दोनों में ही पानी डालने पर हाइट 1 मीटर ऊपर होती है, हाइट 1 मीटर हो जाती है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मात्र 10 लीटर पानी लेकर के इसकी हाइट 1 मीटर और ये 20 लीटर पानी लेकर के इसकी हाइट 1 मीटर, यानी कि दोनों में ही पानी डालने पर उसकी हाइट तो बढ़ी, लेकिन दूसरे बर्तन में, ये बर्तन नंबर 2 और ये 1 है, दूसरे में ज्यादा पानी डाला तब जाकर के 1 मीटर हाइट उसकी बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादा पानी किस पे स्टोर कर सकते हैं, अगर दोनों के हाइट सेम है तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा पानी हम इस बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, बर्तन नंबर 2 में, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी डालने पर हाइट कम होती है। ज्यादा पानी डालने पर इसमें 10 लीटर में 1 मीटर और इसमें 20 लीटर में 1 मीटर हाइट होती है। तो अगर हम यहाँ पर मात्र हम मान लीजिए हमने 40 लीटर पानी डाला तो ये फुल हो गया, और हमने इसमें जब 40 लीटर पानी डाला तो यहां तक है, ये और भी पानी को अपने में स्टोर कर सकता है। तो ये हमने देखा कि इसमें कितना पानी स्टोर हम किसमें ज्यादा कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पर, उसके शेप पर, उसकी साइज पर। तो इसी नेचर से हम इस कैपेसिटर को हम देखते हैं, इस कैपेसिटर में भी यही हाल है कि हम चार्ज को जब स्टोर करते हैं तो चार्ज को स्टोर करने से उसकी पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है, और हम ये चाहते हैं कि ये तो निश्चित है कि चार्ज को डालने में पोटेंशियल इंक्रीज होगी, जैसे पानी डालने पर उसकी हाइट ऊपर उठ गई थी, लेकिन हम क्या चाहते हैं, चार्ज ज्यादा से ज्यादा डालें और पोटेंशियल कम से कम इंक्रीज करे। तो ये हम उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे और देखेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहां देखा कि ये डिपेंड करता है उसकी साइज पर, उसकी शेप पर, उसकी ज्योमेट्री पर। तो हमने क्या देखा कि Q और V में एक रिलेशन है कि Q और V एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर घटाना चाहेंगे तो यहां पे हो जाएगा Q इज इक्वल टू, हमने एक कांस्टेंट लगाया प्रोपोर्शनल की जगह पर C, Q इक्वल टू CV। जैसे प्रत्येक बर्तन का अपना अपना एक कांस्टेंट है, इसमें 10 लीटर पानी डाला तो 1 मीटर, और 10 लीटर पानी डालेंगे तो 1 मीटर, और 10 लीटर पानी डालेंगे तो 1 मीटर। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 10 लीटर के, 10 लीटर डालने पर ये 1 मीटर इसकी हाइट बढ़ जाती है। इस बर्तन में हम क्या देखते हैं कि 20 लीटर पानी डाला तो 1 मीटर, फिर 20 लीटर पानी डालेंगे फिर 1 मीटर, फिर 20 लीटर में 1 मीटर। तो इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है 10 लीटर, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है 20 लीटर।
तो इस बर्तन के सभी का अपना अपना एक पर्सनल कांस्टेंट है, तो हमने उसी को पता लगाने के लिए ये देखा कि Q और V एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं C, और इस C को जब हम डिफाइन करेंगे तो C को डिफाइन करें से Q डिवाइडेड बाय V। अब इस C को जरा समझिए, अगर हमने इस V को कर दिया 1 वोल्ट, पोटेंशियल इंक्रीज को कर दिया 1 वोल्ट, तो C क्या हो जाता है Q के बराबर। जैसे हमने इसको 1 पुट किया, C और Q एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो अब हम इस C को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज C। तो C, पहले तो इसका आप नाम समझ जाइए, इसका नाम होता है कैपेसिटर और ये होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। C को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ये क्या होता है, तो हमने बोला कि जब इसको 1 वोल्ट किया तो C और Q दोनों बराबर हो गया, यानी चार्ज के रिस्पेक्ट में ही हम इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस विद द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे हमने देखा कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर 10 लीटर 20 लीटर, तो कैपेसिटर विद द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज which is required to raise the potential 1 volt, जिसकी जरूरत हमें पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए पड़ता है। यानी कि जितनी चार्ज की जरूरत पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए पड़ेगा, वही उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, C is equals to Q by V। अगर V को हमने किया 1 वोल्ट तो C और Q दोनों को दोनों इक्वल हो गया है। तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है, हमने कैपेसिटर का कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है, जैसे इसकी कैपेसिटी है कि 10 लीटर को स्टोर करता है तो 1 लीटर, ये उसकी कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी 20 लीटर को स्टोर करता है तो 1 मीटर। उसी तरह इसकी कैपेसिटी है, Q चार्ज को लेता है तो पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होता है। तो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ कांस्टेंट चार्ज। ये अमाउंट ऑफ कांस्टेंट चार्ज है व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल 1 वोल्ट, जिसकी जरूरत पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने में हमें पड़ती है। ये उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। ओके, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा कि अगर आपको किसी कैपेसिटर के कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो आपको मीडियम चुनना होगा। मीडियम के चेंज होने से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि और ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब हमें ये मालूम चल जाएगा कि किस पे डिपेंड करता है तो उसके वैल्यू के ऊपर हम काम करके कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि ओके, तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल में हमने चार्ज को डाला और हम देखते हैं कि इसमें कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका है, C is equals to Q by V बोल सकते हैं, या Q is equals to आप क्या बोल सकते हैं, CV, ये भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है। अब हम देखते हैं कि इस स्फेरिकल सेल में इस स्फेरिकल सेल का कैपेसिटेंस क्या है। इस स्फेरिकल सेल का कैपेसिटेंस, इसका रेडियस हम मान लेते हैं सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस r। तो अगर आपको इसके कैपेसिटेंस के वैल्यू को निकालना है, कैपेसिटेंस के वैल्यू को निकालना, हमने इसमें Q चार्ज दिया और इसकी पोटेंशियल हो गई V, तो हम निकालना चाहते हैं C क्या है। C का बेसिक फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय V, तो हम ये निकालना चाहते हैं। तो ये देखिए इसके बाद जो बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q is equals to CV हमने पढ़ा, तो C is equals to Q डिवाइडेड बाय V। अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको ये दो चीज का नॉलेज होना चाहिए, Q का और V का। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और इस सेल में जब हमने Q चार्ज रखा तो इसकी पोटेंशियल V हो गई, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर आप इसके फॉर्मूला से इसके यूनिट को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको बता देता हूं पहले। जैसे आपने देखा Q डिवाइडेड बाय V, तो Q का होता है कूलम और पोटेंशियल का होता है वोल्ट। V आप बोलेंगे कूलम पर वोल्ट, ये उसकी यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट यूनिट। अब ये इतना बार इसका जरूरत पड़ेगा, ये बहुत बार इसकी जरूरत आएगी, तो हम इस दोनों को मिला करके मात्र एक इसकी यूनिट बनाएंगे। जो इसके साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, उनके नाम के ऊपर इसकी यूनिट बनाई गई और उनका नाम था फैरेड। फैरेड, FARAD,
फैरेड, तो हम इसके कूलम पर वोल्ट की जगह हम क्या बोल सकते हैं, फैरेड, कूलम पर वोल्ट। इसका साइन क्या होगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से लिया गया था तो इसका साइन होता है कैपिटल F। तो ये इसका यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, Q बाई V फॉर्मूला है, Q का होता है कूलम, पोटेंशियल का होता है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फैरेड, और आप इस फॉर्मूला के माध्यम से 1 फैरेड को डिफाइन कर सकते हैं। 1 फैरेड, व्हाट इज 1 फैरेड, तो अगर आप इसको 1 फैरेड करना चाहते हैं, C is equals to Q by V, तो अगर आप इसको 1 फैरेड को डिफाइन करना चाहते हैं तो Q को भी 1 और V को भी 1 कर दीजिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि the capacitance of capacitor is said to be 1 farad if 1 coulomb charge required to increase the potential 1 volt। अगर हमने 1 कूलम चार्ज डाला और पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर गया तो हम उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को 1 फैरेड बोल सकते हैं। तो ये आपको नोट्स के रूप में आपको दे दिया जाएगा, फिलहाल आपको बता दिया कि इसको भी आप लाइन से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, और ये जो फैरेड आया तो 1 फैरेड को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ओके, फिर हम वापस लौटते हैं इस टॉपिक पर कि हमने ये देख लिया कि ये कंडीशन है C is equals to Q by V, और ये फॉर्मूला आपको इस पूरे चैप्टर में यूज आएगा। C is equals to Q by V बोलिए, या Q is equals to CV बोलिए, या V is equals to Q by C, ये तीनों का तीनों फॉर्मूला को आप रख सकते हैं अपने पास। तो हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस r है और Q चार्ज डालने पर इसकी पोटेंशियल हो गई V, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस के लिए Q by V बेसिक फॉर्मूला है। Q तो हमें मालूम है हमने कितना चार्ज स्टोर किया, तो इतने चार्ज को डालने पर इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल का हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा है, KQ डिवाइडेड बाय R, दिस KQ डिवाइडेड बाय R। तो इसमें जो हमारा V हो जाएगा वो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय, ये हो गया R, और कितना चार्ज डाला है Q, तो Q और V हमें मालूम चलेगा। और अगर इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम C मानते हैं तो C का फॉर्मूला होता है Q by V, तो यहाँ पर Q, ये तो Q अपनी जगह पर है, और V को देखिए, इस K को, इसका हो गया KQ डिवाइडेड बाय R। हम क्या देखते हैं, Q और Q कैंसिल हो गया, तो C is equals to, ये हमारा R ऊपर गया तो हो गया, एक मिनट, ये हो गया KQ by R, C is equals to Q by V, Q यहाँ पे Q कैंसिल और R, और ये हो गया K, तो हो जाएगा R डिवाइडेड बाय K, और K का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, इस K की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर C is equals to 4 pi एप्सिलॉन नॉट R, ये इसका फॉर्मूला बनता है, C is equals to 4 pi एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये तो मीडियम पे डिपेंड करता है परमिटिविटी, बाकी ये सभी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस के चेंज होने से इस कैपेसिटर का क्या चेंज हो जाएगा, तो रेडियस के चेंज होने से इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसकी साइज चेंज हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमने रेडियस को बदला तो इसका कैपेसिटेंस बदलता है, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज इट्स ज्योमेट्री। ये कैपेसिटेंस भी उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, जैसे हमने आपको ये दो एग्जांपल बर्तन ग्रुप में बताया था कि उसके साइज के ऊपर उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, तो ठीक उसी तरह से कंडक्टर के या कैपेसिटर के साइज के ऊपर उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से अगर हमने देखा कि अगर आपको बोला गया है 1 फैरेड और इसका 1 फैरेड मतलब कूलम्ब वोल्ट, और हम ये जानते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो अगर 1 कूलम्ब चार्ज बहुत ज्यादा होता होगा तो निश्चित तौर पे 1 फैरेड भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती होगी। तो क्या किसी कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस 1 फैरेड पॉसिबल है, तो आंसर 1 फैरेड पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको यूनिट बनाना हमारे लिए मजबूरी इसलिए था क्योंकि ये फॉर्मूला में Q और V से मिल रहा है, ये Q और V को हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था, Q का कूलम्ब और पोटेंशियल का वोल्ट, इसलिए साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसकी यूनिट को फैरेड बनाया गया। लेकिन किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैरेड नहीं हो सकती है। तो अगर 1 फैरेड नहीं हो सकती है तो हम अपने यूज के तौर पर कौन से यूनिट का यूज हम लोग
कैपेसिटेंस के लिए करेंगे। तो देखिए उसको समझने के लिए हम एक बहुत बड़े कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के वैल्यू को निकालना चाहते हैं और बहुत बड़ा कैपेसिटर है अर्थ। तो अगर हम एक यहां कंडीशन ले लें कि अर्थ जिसकी की रेडियस है r और हम इस r के वैल्यू को जानते हैं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर या 6.4 into 10 to the power 6 मीटर आप जैसे यूज करें। तो ये अर्थ का रेडियस हमें मालूम है, तो हम निकालना चाहते हैं इस अर्थ की कैपेसिटी क्या है या अर्थ का कैपेसिटेंस क्या है। तो अगर हम इस अर्थ के कैपेसिटेंस को निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला ये देखिए, ये बेसिक फॉर्मूला है C = 4 pi epsilon naught r। आपको पहले याद रखना पड़ेगा, जैसे 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, ये हम लोग पढ़ रखे हैं 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू। तो अगर हम पूछेंगे 4 pi epsilon naught तो ये हो जाएगा 1/9 into 10 to the power 9, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो हमें निकालना है कि इस अर्थ का कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या है, तो उसका बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सिंस C = 4 pi epsilon naught r, 4 pi epsilon naught और यहाँ रेडियस हमने यूज किया कैपिटल R, तो इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो 4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या है 1/9 into 10 to the power 9 और रेडियस है 6400 किलो, किलो बोल सकते हैं डेका हेक्टो किलो 3 मीटर 6400 और यहाँ पर किलो को 10 to the power 3 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए क्या हो जाता है, ये हो गया 64 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ 3 और 2 हो गया 5, 3 to 5 और यहाँ पर कितना 9, तो 5 minus 9 दैट इज -4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.11 into 10 to the power -4 फैरेड। आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.11 और ये 10 to the power -4 और हमने यूज किया हुआ है फैरेड। तो ये अर्थ की कैपेसिटी 7.11 into 10 to the power -4 फैरेड। तो अगर हम इसको जैसे 4 की जगह अगर ये 6 हो जाए तो हम देखते हैं इसको क्या बोल सकते हैं माइक्रो, म्यू = 10 to the power -6। तो अगर हम यहाँ पर इसको -6 करेंगे तो यहाँ पे -2 इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे -2 होगा ये 2 पॉइंट घसक जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 711 into 10 to the power -6 फैरेड। उसको बोल सकते हैं 711 माइक्रो फैरेड। ये है अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रो फैरेड। तो ये देखिए अर्थ की भी कैपेसिटी 1 फैरेड पॉसिबल नहीं है। कितनी कैपेसिटी अर्थ की होती है उसको 1 फैरेड बोलते हैं। टेंशन अगर उसकी कैपेसिटी 10 to the power 6 माइक्रो फैरेड होती, 10 to the power 6 माइक्रो फैरेड, तो माइक्रो की जगह 10 to the power -6 सॉल्व करते और ये 1 फैरेड हो जाता, लेकिन ये मात्र कितना है 711 माइक्रो फैरेड। तो अर्थ की कैपेसिटी जो बहुत बड़ा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी भी 1 फैरेड पॉसिबल नहीं है। उसकी वैल्यू का भी याद रखेंगे, अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रो फैरेड। तो ये अर्थ कैपेसिटी है। तो अभी हमने देखा कि कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिस डिवाइस में हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। और हमने क्या देखा, अगर हम ज्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं तो ये उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है मीडियम पर। मीडियम को चेंज करके भी हम किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। और सेकंड केस में हमने क्या देखा कि चूंकि पोटेंशियल इंक्रीज करता है चार्ज के डालने से, तो चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हमने इसको लेकर सॉल्व किया Q is proportional to V, तो Q is equal to CV, तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिली इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये हमने देखा Q by V, इसके बारे में हमने स्टडी किया और हमने बाद में इसके ऊपर काम करके देखा कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के साइज पर, उसके शेप पर डिपेंड करता है। और जब हमने एक स्फेरिकल सेल के कैपेसिटर को निकाला तो उसका बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि if C is the capacitance of the spherical capacitor, then its value is 4 pi epsilon naught r, where r is the radius of the spherical cell। और इस फॉर्मूला के माध्यम से जब हमने अर्थ के कैपेसिटर को निकाला तो हमने देखा कि 711 माइक्रो फैरेड, जो कि 1 फैरेड भी नहीं है।
तो ये हमने कुछ तरीके अप्लाई किए, किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए देखा कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम साइज को बड़ा कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरह हम कैपेसिटर के कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा।